अनुशासनहीनता के लिए शराब जिम्मेदार है। मैंने प्रेसिडेंट को दर्जन से अधिक पत्र, स्पीकर पार्लियामेंट को दर्जन से अधिक पत्र, वित्त मंत्री को आधे दर्जन से अधिक पत्र रिक्वेस्ट और गंभीर शैली में लिखा है। जो रोड मिनिस्टर हैं गडकरी जी, इनको मैं लिखा हूं कि ये डाका टैक्स है, टोल टैक्स पूरी तरह डाका टैक्स है। जो डाका का अड्डा लगा है, डाका टैक्स जो खोले हो डाका डालने का, बैंडिट्स हैं, दीज आर बैंडिट्स हो जाएंगे। आप जितनी कस्टम ड्यूटी कमाते हैं ना, उसके 10 गुना ज्यादा हिंदुस्तान का पतन कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पतन, विधायक टैक्स नहीं देगा, उनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लोगे? ये वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जिस देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई, अरे अब कुछ रह गया है। फास्टर प्लस न्यूज, और आप लोगों को इसके पहले हमने एक खबर चलाया था डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी का, और पूर्वांचल में छोटे गांधी के नाम से जाने जाते हैं। छोटे गांधी के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके पदचिन्हों का पालन, अगर कलयुग में कहा जाए या कह लिया जाए कि 2023-2022 के इस सरकार में गांधी का काम कोई कर रहा है तो डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी कर रहे हैं। इस समय हम उपस्थित हैं उनके निजी आवास पे, सत्य पथ पे, और सत्य पथ के ये उनका पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ आवास में ही उनके जो है लाइब्रेरी है, और लगभग 2200 पुस्तकालय यहाँ पे स्थापित हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। और सामने देख लीजिए कि महापुरुषों का जो आप देख रहे होंगे चित्र चल रहा होगा, चित्र है। और इस पुस्तकालय का नाम है शांतिवन पुस्तकालय, और शांतिवन पुस्तकालय में ही डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी मौजूद हैं। अब कुछ सवाल हम करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था बिहार के चंपारण से, और डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी भी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं बिहार से ही, 9 फरवरी से गांधी मैदान से। बिहार के गांधी मैदान से फिर से एक आंदोलन शुरू होगा, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था वही आंदोलन शुरू होगा छोटे गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी के द्वारा। आज बातचीत करेंगे कुछ उसी आंदोलन पे, उसी सत्याग्रह पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। वेलकम सर, बिहार से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसका परिणाम आज देश आज़ाद है। और आज जो है हम मिली जानकारी के अनुसार 9 तारीख से आप एक सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं बिहार के महात्मा गांधी मैदान से। कैसा सत्याग्रह है सर, क्या मांग लेकर के आप बैठे? ये देखिए, शराब, हिंदुस्तान में शराब बेचकर हिंदुस्तान को शराब की मंडी बना दिया गया है। मैं यह चलने नहीं दूंगा, यह जुर्म हो रहा है। आज़ादी के पूरे लड़ाई के दौरान जितना आंदोलन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए हो रहा था, जितनी शक्ति से, उतनी ही शक्ति से पूरा नेशनल मूवमेंट और लीडर्स और ख़ासकर महिलाएं शराब बंदी करा रही थीं। दूसरी बात है कि भारत महावीर गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक के लिए अनुशासनहीनता के लिए शराब जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात कि गरीबों की जो थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद उनकी पूंजी है, वो सब शराब करने की वजह से, शराब देश में पिलाने की वजह से आप उसको नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि शराब की आपने मदिरा की मॉडल्स आप खोल दी है, विदेश से शराब मंगा रहे हैं, पैसा का कस्टम ड्यूटी 500 गुने तक कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी शराब से मिल रहा है और शराब बेचकर हम मालोमाल हो जाएंगे। आप जितनी कस्टम ड्यूटी कमाते हैं ना, उसके 10 गुना ज़्यादा हिंदुस्तान का पतन कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पतन, आदमी मरता है अलग, आप देखिए ना कि किस किस तरीके से 100 आदमी 150 आदमी एक जगह मर जा रहा है। आप क्यों शराब बेचते हैं? हिंदुस्तान में कभी शराब सरकारी लाइसेंस देके सरकारी दुकान खोल के नहीं बेचा गया। ये हिस्ट्री का मैं स्कॉलर हूँ, नहीं बेचा गया, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि शराब कभी देश के अंदर नहीं चल रहा था, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये नहीं हो रहा था। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं इसलिए उस गांधी मैदान में पटना के मैंने 9 फरवरी का चयन किया है कि एक तो क्रांति का मैदान है, अब दुनिया जानती है, ऐतिहासिक मैदान है। और दूसरी बात ये कि गांधी ने अपने उम्र के 49 साल के गांधी थे, तब उन्होंने, जब गांधी की उम्र पूरी हो गई थी, तब उन्होंने जो है वहीं से चंपारण से सत्याग्रह, एक पहला सत्याग्रह उन्होंने
लोगों के भीतर जाके किया था और उसके बाद देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ाए थे। मैं गांधी मैदान का चयन इसलिए किया हूँ कि वो एक हिस्टोरिक प्लेस है, वह एक रिवॉल्यूशन का जगह है, वो एक मैसेज देगा और वो एक सत्याग्रह है। दिन भर का वहाँ मौन रखूँगा, लेकिन अब इस हिंदुस्तान के अंदर विषय यही नहीं है। एक ही शराब है, शराब तो चलने नहीं दूंगा। दूसरा जो जीएसटी है, जो जीएसटी जिसमें आपने आटा, चावल, गेहूँ, दाल, तेल, नमक, हवा, दवा, पानी और वन उत्पाद और लकड़ी, 11 सामान जो हमारा जीवन है, उस पर टैक्स किसने कहा लगाने के लिए? किस बेईमान क्रूर व्यक्ति कोई लगा सकता है? कोई इंसान इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं आपके चैनल से साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई इंसान जो है पेट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। जिसमें थोड़ा सा मनुष्य यदि होगा तो नहीं लगा सकता। और ये टैक्सेशन जो है, जो सब्जेक्ट है, वो सदन का विषय है। सदन के बाहर इन सामानों पर इस बार टैक्स लगाने के लिए 142 करोड़ लोगों में से किसी ने कहा कि आप 28% जीएसटी लीजिए। किसी ने कहा हो तो बताइए। 545 सांसदों में 243 राज्यसभा अपर हाउस के सांसदों में किसने मांगा कि आप जो है 28% जीएसटी लीजिए? जीएसटी रेशनल लीजिए। जो पुराने टैक्स का आप उदाहरण लीजिए, एक्साइज ड्यूटी और जो वैट लगता था उसको भी लीजिए। और इस माहौल में जब हिंदुस्तान को आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, आप जीएसटी इतना ले रहे हैं। जीएसटी को मैंने प्रेसिडेंट को दर्जन से अधिक पत्र, स्पीकर पार्लियामेंट को दर्जन से अधिक पत्र, वित्त मंत्री को आधे दर्जन से अधिक पत्र रिक्वेस्ट और गंभीर शैली में लिखा है कि टैक्सेशन को आप 12% पर ले आइए। और मैंने टैक्स रेट भी सुझाया है, वो मेरा निजी रिकमेंडेशन था, उसको आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। लेकिन 28% जीएसटी कैसे आप लेंगे हिंदुस्तान के अंदर? 15% जीएसटी लाइए और खाने के सामान पर, जिससे जीवन बचता है। जीवन हमारा नहीं छीन सकते। और जब आप टैक्सेशन करेंगे हमारे खाने के सामान पर तो वायोलेशन होगा हमारे लाइफ का, और ये होने नहीं देंगे। मैं पीआईएल भेज भी दिया हूँ ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय को, चीफ जस्टिस महोदय को भेज दिया हूँ, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, कि ये देखें। और ये देखिए, दाल पर, चावल पर, नमक पर, तेल पर और ये गेहूँ पर, हवा पर, पानी पर, हवा, दवा, पानी, दवा पर बेईमान जीएसटी लेते हैं। दवा पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी, तेल पर जीएसटी। इनको मैं क्या कहूं? किस शब्द में से मेरे भीतर बहुत खराब शब्द आ रहे हैं इनके लिए, लेकिन उसको मैं बोल नहीं सकता। इतना कह सकता हूं कि ये क्रिमिनल्स हैं। यदि आप जीवन छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हैं। तीसरा जो बिंदु है वो टोल टैक्स का है। आप टोल टैक्स, एक तो मैंने कहा सबको लिखा है, जो रोड मिनिस्टर हैं गडकरी जी, इनको मैं लिखा हूं कि ये डाका टैक्स है। टोल टैक्स पूरी तरह डाका टैक्स है। हम इंडोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कब कब पथ कर लिया जाता था। जब राजा कमजोर हो जाता था तो क्षेत्र का जो गुंडा होता था वो पथ पर, रोड पर खड़ा होकर टैक्स लगा देता था और राहदारी लेता था, वसूलता था जबरदस्ती। आप लेते हैं प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स प्राइवेट गाड़ियों पर लेते हैं। प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा, विधायक टैक्स नहीं देगा, उनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लोगे? ये वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्विलिटी 14 to 18, सीधे क्लियर कट वायोलेशन ऑफ इक्विलिटी, राइट टू इक्विलिटी है। जरा सा उसमें शंका नहीं है। जब तुम नहीं देते हो तो हमारी गाड़ी पर क्यों लेते हो? कहाँ लिखा है कि फंडामेंटल राइट में, कहाँ समानता के अधिकार में है कि आप टैक्स नहीं देंगे, हम देंगे? हमारी गाड़ी पर ले ही नहीं सकते। और आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। जमीन हमारी, बनाया हमने, श्रम हमने किया। कार बड़े मुश्किल से किसी ने 80% कार जो रखने वाले लोग हैं ये गरीब लोग हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब इनको मैं नहीं कहता, इतना कहता हूं कि लोन लेके, कोई कर्ज लेके, कहीं से पैसा लेके उसने कार खरीदा। कार खरीदने पर उसने टोल टैक्स दिया, फिर रजिस्ट्रेशन, एक्साइज ड्यूटी दिया, फिर रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको रोडवेज का टैक्स, रोड टैक्स दिया। फिर वो तेल लेने जा रहा है, भराने जा रहा है, 100 रुपया डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, उस पर वो दे रहा है। अब क्या उसकी चमड़ी खींच लोगे? रोड पर निकलेगा तो वहाँ टैक्स लोगे? क्या टैक्स ही से तुम्हारा जीवन? क्या हिंदुस्तान टैक्स का मुल्क हो गया है क्या? और ये क्या है सब? इनके अंदर कुछ बात नहीं है क्या? कौन कहता है कि टैक्स से चलेगा हिंदुस्तान? मैं कहता हूं बिना टैक्स का हिंदुस्तान अच्छे से चलेगा, एक सेकंड नहीं रुकेंगे। लेकिन जो गरीब हैं, जो नहीं, जिनके जेब में पैसा है, इसमें क्या मुश्किल है?
इसमें क्या मुश्किल है कि तुम्हारा जो डाका का अड्डा लगा है, डाका टैक्स जो खोले हो डाका डालने का, बैंडिट्स हैं, दीज आर बैंडिट्स ओनली। और ये जो चेक पोस्ट है ये तो ये जो है डकैतों के शराब बाहर से ले जाकर पीने के लिए क्या क्या कांड हो रहा है। जो शराबी हैं, जो वहाँ की अभ्यंतर शक्तियां हैं, जो प्रतिगामी ताकतें हैं, जो शराबबंदी के विरोध में इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो क्या दशा कर दी हैं। तो मैंने उससे लेसन लेके मैंने कहा कि 9 फरवरी को बिहार से ये क्रांति का, और ये कोई छोटी क्रांति नहीं है, इस क्रांति में और ये गांधीवादी तरीके से होगी, सत्य और अहिंसा की क्रांति पर ही पैमाने पर चलेगी। और कोई लुटेरा, कोई चोर, देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इस समय लेजिस्लेटिव्स में जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव्स है और मेंबर जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर जितने भी लगभग दोनों मिलके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स और पार्लियामेंटेरियन मिलके इस समय लगभग 5000 के आसपास संख्या पहुंचती है। इसमें चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, बलात्कारी, हत्यारोपित, ये सभी भरे हुए हैं। कुछ को छोड़कर जिसको इस हमारे वर्ड से बुरा लगता हो, वो पहले शीशा एक अपने बराबर का कद का बनवा लेगा। जितने भी लोग सुनते हो वो पहले उसमें देखेगा शीशे में कि मैं कैसा हूं, और अपना पास्ट बैठ के 1 घंटे रील चलाएगा कि मैंने किस मीन्स ऑफ जो इनकम है वो हमारा क्या है, मैंने कैसे कमाए हैं पैसे, और मैं जो संसद बन के विधायक बन के जो कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं। 42% मेरा फिगर नहीं है, 42% क्रिमिनल्स हैं विधायिका के अंदर। 42% ये आंकड़े बता रहे हैं, 42% केवल क्रिमिनल्स हैं। तो इस विधायिका से अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। इस देश के अंदर 74-75 साल गांधी के शहादत का हो गया, 75 साल हमारी आजादी का हो गया। हम लोग, मीडिया तो कोई प्रचार करेगा नहीं। आपको मुख्य बात बता दें, जब मीडिया को आप बताएंगे कि यह आंदोलन हो रहा है, प्राइम मीडिया बताने वाली नहीं है, मीडिया को इन लोगों ने खरीद लिया है। अब जो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी मैसेज पहुंचेगी, 9 तारीख को होना है, 5 दिन और शेष रह गया। कल मैं प्रेसिडेंट को भी टैग कराया हूं लेटर को, चीफ मिनिस्टर और मुख्य सचिव पटना और कलेक्टर कप्तान पटना को मैं भेजा हूं। मुख्य सत्याग्रह का ऐलान करूंगा। शराबबंदी में हाल ही में हुए कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में कहा जा रहा था कि आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति बता रहे थे लोग कि शराब की दुकानें खुलवा करके सरकार जो है कह रही थी कि आर्थिक स्थिति मजबूत है। जिस देश का शासक शराब बेच के कोरोना के दौरान आर्थिक स्थिति ठीक कर रहा हो, इस शासक को 1 मिनट, इस शासक को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, और ये बैठा हुआ है तो इसको रहने देने का भी जनता को कोई अधिकार नहीं है। इससे बड़ी पतन की क्या बात हो सकती है कि शराब बेच के हम इस मुल्क को बचाएंगे। और वो शराब बेच के मुल्क बच रहा था। किसान खेतों में कहीं कोरोना नहीं था। हम कोरोना के दौरान के मेरा जो जोगी उद्यान बना है, अभी उसका उद्घाटन संयोग से नहीं हुआ है। पूरे कोरोना काल में जब ये दफन कर रहे थे मजदूरी और मजदूरों का जीवन, तो 550 मजदूर दिवस ठीक मार्च में जिस दिन इनका लॉकडाउन लगा था तब से लेकर और 2 साल तक 136 वृक्ष लगा है। उसी 10,000 पेड़ों के बाग में, जो 10,000 ऑक्सीजन देने का बाग लगा है, उसी में लगा है। कोरोना में जिस देश का प्रधानमंत्री, सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। अरे अब कुछ रह गया है क्या यहाँ देश के अंदर? कुछ भी नहीं रह गया है। न यहाँ लेजिस्लेटिव ठीक बरकरार है, एग्जीक्यूटिव बरकरार है। पूरी तरह इस संविधान को तहस नहस करके तोड़ा गया है जैसे मन होता है। शराब की दुकान हिंदुस्तान के लिए कलंक है और हिंदुस्तान के पतन को लेकर रसातल में गाड़ रहा है। जो पैसा जानते हैं क्या होता है, ये जो लूट का पैसा है, अमीर जो लोग हैं, ये 22-23 हजार की 100 ग्राम की न जाने कौन सी मदिरा कहाँ की बनी है वो इस्तेमाल करते हैं। गरीब को मदिरा से क्या मतलब था? जो गांव में कुदाल चलाने वाला मजदूर है उसको आप बांट के ले जा रहे हैं, वो अपने हिस्से का 50 रुपए पी लिया, उसके बच्चे बिना। आप ये चीज क्यों, आप इसकी जगह दूध का पैकेट क्यों नहीं बना कमा रहे थे? क्यों कभी पैसा क्यों कमाया जा रहा था? जीवन दे के पैसा कमाएंगे। कई सारे सुविधाएं मिल रहे थे उस समय लॉकडाउन के पीरियड में। यहाँ जहाँ आप जिस घर में बैठे हैं, ये घर आबाद रहे, मैं ही न रहूं, मेरा जीवन मेरे शरीर के अंदर आप इंजेक्ट करा दे, पॉइजन इंजेक्ट करा दें, आपको बहुत सारा पैसा मेरे बॉडी से मिल जाए, तो आप ये काम करेंगे?
आप पहले हमको बताइए। ये तो यार एनार्की है, हिटलर शाही है, जो मनो वो कर दो। पैसा का कौन मांगा था पैसा? किसी गरीब ने इनसे कहा था कि शराब की दुकानें खोल दीजिए। शराब की दुकान सबसे पहले खोली गई। सबसे पहले जब कुछ खुला, विद्यालय भी नहीं खुला, जहां शिक्षा 16 महीने बंद था, रेलवे 16 महीने बंद था। आप शराब की दुकान पहले, आप पैसा कमाने आए हैं, शराब बेचकर पैसा कमाए, देश बचाएंगे कि प्रोडक्शन करके बचाएंगे? आप हम रोजगार दे रहे हैं, ये बेईमान हुकूमत कहती है कि मैं रोजगार दे रहा हूं। ये बेईमानों की हुकूमत रोजगार देगी जिसने सारे पब्लिक सेक्टर को बेच दिया। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर जो है वो डेमोक्रेसी का अपीयरेंस है, डेमोक्रेसी का सिंबल है। पब्लिक सेक्टर को आप जैसे सदन और पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव समझते हैं, सभी लोग पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं में परीक्षा देकर, ओपन परीक्षा देकर गरीब अमीर के लड़के जाते हैं और वहां नौकरी करते हैं, पेंशन पाते हैं, भत्ते पाते हैं। उनका जो बुढ़ापा है वो सोशल और इकोनॉमिक रूप से सुरक्षित होता है। आप क्या करना चाहते हैं? जब सारे पब्लिक सेक्टर आप बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, सीसी पर के ऊपर लागू कर देंगे, वो क्या है, पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, पीपीपी पर लागू कर देंगे, तो आप ये हिंदुस्तान चलेगा कैसे? क्यों आप इस तरह का करना चाहते हैं? और अब बचाने का क्या रास्ता है? मैं बचाने का कोई रास्ता, ईमानदारी से चलाइए हुकूमत को। और हुकूमत, मैं इतना तो मैं जानता हूं कि अब उस गांधी मैदान से एक जो आवाज मैं देने जा रहा हूं 9 फरवरी को, उस आंदोलन को कन्याकुमारी से लेकर सदन के दरवाजे पर अकेले चलना होगा। तो इस हुकूमत को बताऊंगा कि आप अपना रास्ता बदल दीजिए, हुकूमत छोड़ दीजिए, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे इस हुकूमत को। धन्यवाद। आप लोगों से भी कह देंगे कि लॉकडाउन के समय में देखे होंगे कि तमाम मीडिया बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि शराब की दुकान खोल करके आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है, और एक आंदोलन शुरू होने वाला है 9 फरवरी गांधी मैदान से। बड़े चैनल को तो पता नहीं कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये पता है कि FPN न्यूज़ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बाकी की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि इस खबर को कितना ज़्यादा फैलाना है और शराबबंदी के इस महा आंदोलन सत्याग्रह की खबर को कहाँ तक पहुँचाना है आप लोगों के ऊपर। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। छोटे गांधी जी के लिए, छोटे गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के लिए कमेंट जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक महा आंदोलन महात्मा गांधी जी के जैसा ही शुरू होने वाला है। जरूर लिखिएगा। देखते रहें FPN न्यूज़। धन्यवाद।